Okay, so very good afternoon to all my dear friends. We are starting with the revision of the Sale of Goods Act today. आज कोशिश करेंगे कि यूनिट 1 रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और यूनिट नंबर 2 रिलेटिंग टू कंडीशंस एंड वारंटीज, इसका डिटेल्ड रिविजन आज हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारा लास्ट डे रहेगा क्लास का, उस दिन हम लोग करेंगे द लास्ट 2 यूनिट्स ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये यूनिट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये दोनों भी यूनिट्स के ऊपर हम लोग एक एक क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर आंसर्स एट द एग्जामिनेशन लेवल। क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो वो है नहीं, ताकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी क्लास में ही हो जाए। इसलिए यूनिट नंबर 1 के ऊपर एक सवाल और यूनिट नंबर 2 के ऊपर एक सवाल, दोनों की रिटन प्रैक्टिस जो है वो आज हम करेंगे। बट उसके पहले इज गोइंग टू बी द रिविजन पार्ट, सो यू हैव टू बी इन्वॉल्व विथ मी इन द रिविजन पार्ट। प्लीज मेरे साथ साथ जवाब देना। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? कौन कौन से? सेलर एंड करंटली हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? इसी गुड्स की ओनरशिप को एक्ट में जो लीगल टर्म है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स। क्या ट्रांसफर होती है टू द बायर? जैसे ही बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, डज द बायर बिकम द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द गुड्स। मतलब वो जो चाहे क्या गुड्स के साथ कर सकता है। अगर वो चाहे, कैन ही यूज इट फॉर हिज पर्सनल पर्पस? कैन ही डोनेट इट? कैन ही गिफ्ट इट? कैन ही डिस्ट्रॉय इट? So वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है with the goods, because currently he has become the owner of these goods. So buyer is a person who is buying or is agreeing to buy, whereas a seller is a person who is selling or is agreeing to sell. So what is the buyer buying and what is the seller selling? Goods. What do you mean by goods according to the Sale of Goods Act? So every kind of movable property other than auctionable claim and money is known as goods. तो मुझे बताओ, immovable property क्या goods की definition में आएगी? Antique coins. Antique coins, yes. Shares. Growing crop. Grass. Stock. So all these things are considered as goods according to the Sale of Goods Act. तो अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मनी है या ऑक्शनेबल क्लेम है, इसका सेल या परचेस हो रहा है, तो क्या सेल ऑफ गुड्स अट्रैक्ट होगा? तो क्या ये सारे प्रोविजंस जो हम कर रहे हैं इन लोगों को, मतलब इन चीजों के केस में अट्रैक्ट नहीं होगा? इट इज ओनली व्हेन यू आर सेलिंग or when you are buying goods, the Sale of Goods Act is going to attract and the provisions will follow. Yes or no guys? Goods 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन से? Existing goods, future goods, contingent goods. Existing goods वो goods है which are owned and possessed by the seller currently. Existing goods के भी 3 टाइप्स है। Specific goods, certain goods and uncertain goods. So specific goods वो है those goods which are being identified by the seller at the time of the contract of sale are specific goods. तो मेरे को ये AC खरीदना है, इतने सारे ACs में से मैंने कहा है कि मुझे ये वाला ही AC चाहिए। मैंने टीवी का एग्जाम्पल दिया था कि मेरे को ये वाला ही टीवी खरीदना है अपने घर के लिए। यस, दीज गुड्स विल बी नोन एज स्पेसिफिक गुड्स, क्योंकि सेलर के पास इसकी ओनरशिप है, इसका पोजेशन है, और प्लस बायर ने वो गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया है, इसलिए ये गुड्स को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स से आते हैं असर्टेन गुड्स। खैर वो 2 टाइप्स है नहीं, वो एक के बाद दूसरा आया जाता है, बट बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स इसलिए हमने 3 कैटेगरीज दे दिए। तो अनअसर्टेन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच आर नॉट बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बट आप अनअसर्टेन गुड्स का सेल या परचेस नहीं कर सकते, पहले अनअसर्टेन गुड्स को आपको असर्टेन करना पड़ेगा। असर्टेन होने के बाद ही गुड्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ये पूरे लॉट में से जब आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हो विच गुड्स यू वांट, दीज अनअसर्टेन गुड्स बिकम योर असर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो करंटली एग्जिस्टेंस में नहीं है, या तो उनको मैन्युफैक्चर करना होगा या तो उनको प्रोड्यूस करना होगा। ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड्स।
फ्यूचर गुड्स के साथ कभी भी सेल नहीं हो सकता है, फ्यूचर गुड्स के साथ हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होगा. देयर कैन नेवर बी अ सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स. Contingent goods, the acquisition of the goods which is dependent on the happening or not happening of some future uncertain event is known as contingent goods. तो अगर वो uncertain event जो फ्यूचर वाला है वो हुआ तो ये गुड्स आएंगे, नहीं तो वो गुड्स नहीं आएंगे. तो अगर गुड्स आएंगे आप बेचोगे, नहीं आएगा तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. Contingent goods के केस में भी there can never be a contract of sale. You will always enter into an agreement to sell because the goods may or may not come. That we do not know because this is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event. यही goods की delivery 3 modes में हो सकती है. क्या आप बता सकते हो कौन से 3 modes? Actual, symbolic and constructive. Physically जहाँ पे goods का possession transfer हो रहा है, actual. आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हो which is a symbol of transferring the goods. रेलवे रिसीट देना, लॉरी रिसीट देना, आपकी एक्टिवा की कीज देना इज इक्विवेलेंट टू आपने एक्टिवा को ट्रांसफर किया है. गाड़ी की कीज देना इज इक्विवेलेंट टू आपने गाड़ी को दिया है. दिस इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स का पोजेशन जहां पहले था अभी भी का वही है, बट नाउ ओनर क्या उसको चेंज हो जाता है. यस, इसी को कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो ये मैंने एक बड़ा एग्जाम्पल भी एंड में लिया था, आपको याद है क्या? सेक्शन नंबर 25 के साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को पढ़ाया था. तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होते हैं, जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग. बिल ऑफ लीडिंग के लिए एक बड़ा पीपीटी इंडिया और चाइना का मैंने वो एग्जाम्पल दिया था. गुड्स वर बीन शिप्ड थ्रू द शिप, याद है क्या? बिल ऑफ लीडिंग. डॉक वारंट, वारंट पे अगर डॉक पे अगर आपके गुड्स लैंड हो रहे हैं, व्हाट यू गेट इज अ डॉक वारंट. वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉ फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट. मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा था कि आपको गुड्स अमेरिका में भेजने हैं. अब पहले आप पुणे टू मुंबई बाय लॉरी भेज रहे हो, फिर मुंबई से फ्लाइट लेके वो अमेरिका गुड्स जाने वाले हैं. तो बेसिकली एक से ज़्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब यूज़ होते हैं उसको कहते हैं एज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है दीज आर नोन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. यस और नो गाइज? यस. मर्केंटाइल एजेंट, ऐसा कोई एजेंट जो गुड्स में डील कर रहा है उसे कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट. अकाउंट्स में आपका हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट्स. क्या कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है? कंसाइनी जिसके गुड्स बेच रहा है वो उसके नहीं है, वो कंसाइनर के है. मतलब क्या वो गुड्स में डील कर रहा है, तो ये कंसाइनी को क्या हम कह सकते हैं एज अ मर्केंटाइल एजेंट, क्योंकि वो गुड्स में डील कर रहा है और जो गुड्स में वो डील कर रहा है वो उसके नहीं, वो किसी और के है, वो कोई और उसका प्रिंसिपल है. हाँ या ना? इस एक्ट में जहां कहीं पे भी प्रॉपर्टी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर्टी मीन्स द ओनरशिप इन द गुड्स. यस और नो गाइज? यस. इंसॉल्वेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स हो गई है कम और लायबिलिटीज हो गई है ज्यादा. प्राइस, yes, the money consideration that you are getting for selling the goods is known as the price of the goods. और क्वालिटी मतलब गुड्स की जो कंडीशन है, यस, जो स्टेट है उसी को कहते हैं एज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. सेल और अग्रीमेंट टू सेल सेम है या अलग अलग है? तो मुझे बताओ, सेल के केस में क्या इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, बट अग्रीमेंट टू सेल में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है एट अ फ्यूचर डेट? सेल के केस में मुझे बताओ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? यहां पे गुड्स दिए, यहां पे पेमेंट मिल गया. But agreement to sale is a example of an executory contract. अच्छा मुझे बताओ ना, सेल हो गया, गुड्स का लॉस कौन बेयर करेगा, बायर या सेलर? बायर, क्योंकि जैसे ही सेल हो गया विल द ओनरशिप गेट ट्रांसफर टू द बायर एंड डज द रिस्क लाई विद द ओनर? इस केस में इट इज द बायर.
अग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का ओनरशिप अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ओनर कौन है? सेलर। तो गुड्स को कुछ नुकसान हो गया, कौन बेयर करेगा लॉस? सेलर या बायर? वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मुझे बता, दिस यू हैड लर्न्ड इवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोना। अच्छा, टू आस्क यू, टेल मी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मिलता है, जस्ट इन रेम या जस्ट इन पर्सोनेम? जस्ट इन पर्सोनेम। आप गुड्स के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो, बट उस पर्सन के अगेंस्ट आप केस जरूर फाइल कर सकते हो, बट अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट यू हैव बोथ जस्ट इन रेम ऑल्सो एंड जस्ट इन पर्सोनेम ऑल्सो। जहां तक सेल की बात है, सेल के केस में यू हैव जस्ट इन रेम, एंड अग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि गुड्स आपके पास ही है, आप ग्रीच अगर होता है तो पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करोगे, दैट विल बी जस्ट इन पर्सोनम। सेल के केस में द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, व्हाई? बिकॉज नाउ द ओनर ऑफ द गुड्स इज अ बायर, सो बायर विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डू एनीथिंग व्हाट ही विशेस टू। सेलर के पास ये अधिकार नहीं है, बट जहां तक अग्रीमेंट टू सेल की बात है, अभी तक ओनर सेलर ही है, सेलर कैन सेल दोज गुड्स टू समबडी एल्स, हाँ या ना? यस। सेल और हायर परचेज दोनों सेम है या अलग अलग है? सेल के केस में क्या प्रॉपर्टी इन द गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है? बट हायर परचेज में यस, ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन ऑफ द पार्टी, देखो, बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स, whereas the hirer only becomes the possessor of the goods. He is like that of the bailey. ओनर नहीं बनता है, ओनर तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही बनता है। कुछ याद है क्या आपको? तो देखो, सेल के केस में बायर ओनर बन जाता है, हायर परचेज के केस में हायरर कौन बन जाता है? पोजेसर, हाँ, मतलब बेली ऑफ द गुड्स। सुनो ना मेरी बात, एक बार मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, अब बायर इज बाउंड टू मेक द पेमेंट, ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर टर्मिनेट किया इट विल बी अ ब्रीच एंड सेलर कैन sue द बायर। बट इन केस ऑफ हायर परचेज आई कैन डिसकंटिन्यू गिविंग माई हायर इंस्टॉलमेंट्स, हाँ या ना? तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो गुड्स मैंने लिए थे उसका पोजेशन ओनर वापस से ले लेगा। बट क्या मैं टर्मिनेट कर सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट को? यस, आई कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। देखो ना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेसर फ्रॉम हिम, क्योंकि अब बायर ओनर है, तो अगर बायर ओनर है, ओनर कैन सेल अ बोनाफाइड टाइटल टू समबडी एल्स। बट हायर परचेस में हायरर क्या गुड्स का ओनर है? तो अगर वो गुड्स का ओनर नहीं है, कैन ही सेल द गुड्स? और अगर उसने बेच भी दिए, कोई भी पर्सन जिसको ये गुड्स बेचे उसके पास सही टाइटल नहीं आएगा, बोनाफाइड टाइटल नहीं आएगा, क्योंकि अगर खुद के पास वो चीज़ नहीं है, आप किसी और को वो चीज़ कैसे दे सकते हो? नहीं समझा आपको? हाँ या ना? एंड रीसेल, बायर कैन रीसेल द गुड्स बट हायर परचेसर कैन नॉट रीसेल द गुड्स दैट ही हैज हायर्ड। यस और नो गाइस? सेल और बेलमेंट सेम है या अलग अलग है? सेल के केस में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? बेलमेंट के केस में पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। सेल के केस में बायर को वापस से सेलर को गुड्स रिटर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं। बट बेलमेंट में जैसे ही पर्पस खत्म हो गया, क्या बेली को गुड्स बेलर को लौटाने पड़ेंगे? जैसे ही 7 महीने खत्म हो गए, क्या आपकी फ्रेंड ही आपको आपकी एक्टिवा दे देगी? जैसे ही वो इमेजिका में आप पूरे दिन के लिए गाड़ी लेते हो, आपकी ट्रिप खत्म हो जाती है, क्या कार सर्विस प्रोवाइडर को आप उसकी गाड़ी वापस से लौटा दोगे? सेल के केस में गुड्स को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बट बेलमेंट में जैसे ही पर्पस खत्म हो गया, गुड्स लौटाए जाएंगे। सेल के केस में कंसिडरेशन हमेशा होता ही है। बेलमेंट कैन बी ग्रेचुटस और इवन नॉन ग्रेचुटस। याद है ना आपने नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में आपने वन ऑफ द एक्सेप्शन पढ़ा था, बेलमेंट। तो बेलमेंट कैन इवन बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट सेल कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसको सेल ही नहीं कह सकते अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सेल विल ऑलवेज इंक्लूड कंसिडरेशन। यस और नो गाइज? बोलो ना। Sale and contract for work and labor also have to be differentiated from each other. तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो आपके लिए काम कर रहा है, उसने क्या अपने आप को आपको बेच नहीं दिया है? हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस।
सुनो ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहली बात तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है सेल का, क्या वो गुड्स का होना जरूरी है? यही गुड्स जो है एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं या फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, हाँ या ना? अगर एग्जिस्टिंग गुड्स है तो हम इसको कहेंगे एज अ सेल, और अगर ये फ्यूचर गुड्स है हम इसको कहेंगे एज एन अग्रीमेंट टू सेल। यस और नो गाइज? यस। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, yes, it is a bilateral mistake. Void ab initio. Very good. I'm so proud of you. And goods perishing before sale but after agreement to sale. Yes, it is a void contract. क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब गुड्स थे, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट एग्जीक्यूशन के पहले गुड्स पेरिश हो गए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले वैलिड अब वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है आप कैसे प्राइस को असर्टेन करोगे? सबसे पहली बात तो वही प्राइस आपको देना होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो भी पार्टीज के बीच में अग्री हुआ है उसी के हिसाब से क्या आपको गुड्स के लिए प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन देना होगा। बट से अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, तब ऐसे केस में यूजुअली अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं बताता है ना, इट यूजुअली टेल्स अस द मैनर इन विच द प्राइस विल बी असर्टेड। तो अब उस हिसाब से जो भी मैनर कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है उस हिसाब से, जैसे कि यूजुअली वी अपॉइंट अ वैल्यूअर, वैल्यूअर को हम अपॉइंट करेंगे और वही बंदा जो है गुड्स का प्राइस असर्टेन करेगा, और यही वैल्यूअर का असर्टेन किया गया प्राइस इस बायर को देना होगा टू द सेलर। यस और नो गाइस? अब सेलर की गलती की वजह से द वैल्यूअर इज नॉट एबल टू असर्टेन द गुड्स, डैमेजेस जो होंगे वो सेलर बोन करेगा। बायर की गलती की वजह से वैल्यूअर इज नॉट एबल टू असर्टेन द प्राइस ऑफ द गुड्स, बायर विल पे फॉर द डैमेजेस। बट जितना भी आपको गुड्स मिला है उतना प्रोपोर्शनेट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। तो वट एवर इज द रीजनेबल प्राइस ऑफ द गुड्स उतना तो आपको सेलर को देना ही देना पड़ेगा। यस और नो गाइज? यस। नेक्स्ट, कंडीशंस एंड वारंटीज। तो सुनो ना मेरी बात, स्टिपुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशन? अ टर्म, अ टर्म। यही स्टिपुलेशन जो है इट कुड बी एज रिगार्ड टू पेमेंट और स्टिपुलेशन कुड बी एज रिगार्ड टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जहां तक द स्टिपुलेशन इज एज रिगार्ड टू द पेमेंट, इट इज नॉट एन असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. But if the stipulation is relating to the delivery of the goods, it is an essential element of the contract. यही जो पूरा का पूरा यूनिट है, it is talking about stipulations as to conditions and warranties. सुनो ना मेरी बात, कंडीशन और वारंटी, क्या आप मुझे बता सकते हो कंडीशन और वारंटी के केस में which one is essential to the main contract? Which one is collateral to the main contract? A warranty. In case of, सुनो ना मेरी बात, in case of breach of condition, what rights do you get? You have two rights: rescind the contract and claim the damages. But in case or claim the damages. But in case of breach of warranty, you have only one right, and that is claim of damages. You cannot resign the contract. वापस से important है इसलिए मैं पूछ रही हूँ. In case of breach of condition, आपके दो rights बताओ. Rescind the contract or claim the damages. In case of breach of warranty, only one right, and that is claim the damage. But can you treat your breach of condition as a breach of warranty? If you are treating your breach of condition as a breach of warranty, then ऐसे केस में you will not get the right to resign the contract. उस केस में you will only be able to claim the damages. You cannot
treat breach of warranty as breach of condition, but you can treat breach of condition as breach of warranty. ये बाइक मेरे लिए लकी है, तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दूंगा, आई विल हैव टू रिटर्न द बाइक टू द सेलर, विच आई डू नॉट वांट टू डू. आई कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. यस और नो गाइस? बोलो ना. तो देखो ये पॉइंट वही कह रहा है, व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, आपका जो अधिकार था, कौन सा अधिकार? रिसाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट, वो अब आप खो दोगे. बस आपको सिर्फ एक ही अधिकार मिलेगा, एंड दैट इज यू विल ओनली बी एबल टू क्लेम द डैमेजेस. आपके जो कंडीशंस होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. सिमिलरली आपके जो वारंटीज है वो भी एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. एक्सप्रेस मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफिकली वो चीज को बताया है, बट कभी कभार आपके कंडीशंस इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. तो कौन से है वो कंडीशंस विच आर बीन इम्प्लाइड बाय लॉ? क्योंकि एक्सप्रेस तो लॉ मेकर्स लॉ में लिखेंगे नहीं, वो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा. लॉ मेकर्स लॉ में क्या लिखेंगे? इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज. शुरू करते हैं विथ ऑल द इम्प्लाइड कंडीशंस. कंडीशंस मतलब इट इज द मेन एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सही या गलत? फर्स्ट, कंडीशन एज टू टाइटल. तो जो सेलर गुड्स को बेच रहा है, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि वो गुड्स का ओनर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओनर ही गुड्स को बेच सकता है. अ नॉन ओनर कैन नॉट सेल द गुड्स. यस और नो गाइज? और कल जाके अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव निकलता है, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर. क्योंकि ना ये गुड्स सेलर के है, ना ये गुड्स बायर के है. ट्रू ओनर था, उसका कोई थर्ड पार्टी है, तो बायर को वो गुड्स ट्रू ओनर को लौटाने पड़ेंगे. बट यस, ट्रू ओनर को लौटाने की वजह से जो बायर को नुकसान हुआ है, बायर ये प्रिटेंडेड सेलर से रिकवर कर सकता है. तो सबसे पहला, सबसे असेंशियल चीज जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, दैट इज सेलर इज हैविंग द ओनरशिप. इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि अगर वो सेलर आपको गुड्स बेच रहा है, उसके पास ओनरशिप है. और अगर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब गुड्स फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल. तो अब ऐसे केस में जब कभी भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए या प्रोक्योर हो गए, उसके पास ओनरशिप आ जाएगी. ये प्रिजम्पशन आप लीगली ले सकते हो, हाँ या ना? नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन. कुछ याद है आपको? क्या? हाँ, आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, कुर्ग की कॉफी. तो क्या आप गुड्स को बेच सकते हो बाय डिस्क्रिप्शन? और अगर आपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है ना कि भैया मुझे आसाम की चाय चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, या मुझे कुर्ग की कॉफी चाहिए, जो कॉफी वो दे रहा है या जो वो चाय पत्ती दे रहा है, यू कैन अज्यूम कि वो वही है जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया था. इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स दैट यू डिस्क्राइब आर द गुड्स दैट आर बीन सोल्ड बाय द सेलर टू यू. हो कि नहीं? थर्ड, सेल बाय सैंपल. बास्किन रॉबिन्स का एग्जाम्पल आपको याद है? तो अगर बल्क है और बल्क में से आपने कुछ सैंपल सिलेक्ट किया है, या तो फिर चावल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वीट का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, बास्किन रॉबिन्स का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया है, से यस, उसी सैंपल के हिसाब से क्या गुड्स मीट होने चाहिए. यस, इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन. सपोज, सुनो ना, सैंपल के हिसाब से गुड्स नहीं है, इज देयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन? कैन यू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और कैन यू क्लेम द डैमेजेस? कभी कभार कैन द सेल ऑल्सो बी बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन. यहां पे भी मैंने बास्किन रॉबिन्स का एग्जाम्पल दिया था. आपने बहुत सारे फ्लेवर्स टेस्ट किए, आपने मिसिसिपी मड फाइनल किया, ये सैंपल हो गया कि मुझे 10 किलो का पैकेट मिसिसिपी मड का देना, बट आपने कहा है उस पे ये सारे टॉपिंग्स डाल देना. तो सैंपल भी है और डिस्क्रिप्शन भी है. तो क्या आपका ये 10 किलो का आइसक्रीम फैमिली पैक शुड मैच बाय द सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन? यू कैन इम्प्लाई मतलब आप अज्यूम कर सकते हो, डीम कर सकते हो कि जो सैंपल सिलेक्ट किया है और जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसी के हिसाब से ये 10 किलो का आइसक्रीम डिलीवर हुआ है.
और अगर नहीं होता या तो आप रिसाइन कर सकते हो या तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, हाँ या ना? यस। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं पूरा पॉइंट रीड करना चाहती हूँ, सुनो ना मेरी बात। ऑर्डिनरीली देखो, जनरल रूल बोलता है, देखो, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड। There is no implied condition as to the quality or the fitness of the goods. However, सुन रहे हो क्या आप मेरी बात? The condition as to reasonable fitness of the goods for a particular purpose may be implied if 1. The buyer had made known to the seller the purpose of his purchase. He relied upon the skill and the judgment of the seller to select the goods. And the seller has been ordinarily dealing in those goods. याद है मैंने वो दादी जी का एग्जाम्पल दिया था कि उन्हें दांत बिठाने थे। अब ऐसे केस में 1, डेंटिस्ट को पता था कि दादी जी क्यों आई है। He was an expert in that particular field. और दादी जी ने कहा था मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, आप आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है द बेस्ट टीथ दैट कैन फिट इन माई जॉ, आप वही मुझे दे देना। ऐसे केस में दादी जी कैन अज्यूम कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर। यस और नो गाइस? बोलो ना, पक्का। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपने गुड्स को खरीदा है ट्रेडमार्क या पेटेंट नाम के हिसाब से, देन देर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो मैंने कहा मुझे डाइकिन का ही एसी चाहिए। जब मैं विजय सेल्स में जाती हूँ, उस दुकानदार को मैं कहती हूँ नहीं भाई साहब मुझे डाइकिन का ही एसी चाहिए। क्या मैंने एसी मांगा ही है बाय अ ट्रेड नेम? मैंने उषा की सुइंग मशीन का एग्जांपल दिया था। अब ऐसे केस में डाइकिन से और 10 कंपनीज अच्छी हो सकती है जो एसीज मैन्युफैक्चर कर रही है और बेच रही है, बट क्योंकि मैंने डिमांड किया डाइकिन, क्या मैं सेलर को कह सकती हूँ आपने तो घटिया सा एसी मुझे दे दिया? क्यों नहीं? क्योंकि ब्रांड मैंने सिलेक्ट किया था और उसी के हिसाब से मैंने गुड्स को डिमांड किया था। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 बस कंडीशंस। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी मतलब गुड्स शुड बी अनडैमेज्ड एंड यूजेबल इन कंडीशन। गुड्स शुड बी अनडैमेज्ड एंड यूजेबल इन कंडीशन। तो मैं वेलवेट क्लॉथ लेने गई थी मार्केट में। जो वेलवेट क्लॉथ मुझे दिया गया था इट वॉज ऑलरेडी डैमेज्ड बाय वाइट एंड्स, मतलब गुड्स आर नॉट मर्केंटेबल। मैं एटलीस्ट ये तो अज्यूम कर सकती हूँ ना कि जो गुड्स मुझे दिए जा रहे हैं वो अनडैमेज्ड है और वो यूजेबल है। ऐसे वाइट एंड्स के बिटन वेलवेट क्लॉथ से मैं कैसे अपने लिए कपड़े बना सकती हूँ? क्या यहाँ पे कंडीशन ब्रीच हुई है? क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती हूँ, या अगर मैं चाहूँ क्या मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ? यस। एंड लास्ट पॉइंट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस मतलब फिट फॉर यू टू यूज। वो आंटी जी का एग्जाम्पल याद है, दूध जो था उसमें टाइफॉइड के जर्म्स थे। अब अगर मैं कल जाके मार्केट में से मिल्क परचेज कर रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है, इट इज इम्प्लाइड, इट इज ऑब्वियस कि मिल्क शैल बी फिट फॉर कंजम्पशन। वो टाइफॉइड जर्म्स होने के वजह से शांत हो गई ना वो आंटी, सच में मर गई हो ना। हस्बैंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैट मिल्कमैन and the case was maintainable and he was liable for damages. Unfortunately खैर इंसान चले गया है, मॉनेटरी टर्म्स में तो हम डैमेजेस ले नहीं सकते हैं, बट जितना फिर होता है उतना कॉम्पेंसेशन दिया गया है। सो these are all the implied conditions. implied वारंटी 4 ही है, बस खत्म। 4 ही implied वारंटीज है। 1, the first implied warranty is warranty as to undisturbed possession. Undisturbed possession मतलब quiet possession। क्या हो गया? छोड़ो। Undisturbed possession मतलब quiet possession. Next warranty is the warranty as to the non-existence of an encumbrance. मतलब जो goods आप खरीद रहे हो they are not charged. Clear है वो, क्योंकि देखो अगर चार्ज क्रिएट होता है, जो चार्ज होल्डर होता है even he is interested in that property.
तो इसलिए जो आप गुड्स खरीद रहे हो दे आर नॉट चार्ज्ड, उनका टाइटल क्लियर है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। तो देखो ये मैंने आपको कहा था, ये क्वालिटी और फिटनेस वो कंडीशन भी है और वारंटी भी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑल केस यू हैव टू डिसाइड कि ये केस में वो कंडीशन है या ये केस में वो वारंटी है। उसके लिए मैं आपको कोई भी थंब रूल नहीं बता सकती, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के कि इज दिस अ कंडीशन और इज दिस अ वारंटी, और डिसाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग हैं। तो अगर आपको लग रहा है इट इज एसेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी अ कंडीशन, और अगर आपको लग रहा है इट इज कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल बी अ वारंटी। यस और नो गाइस। एंड लास्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, जैसे कि वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयंस, इस्त्री। तो यहाँ पे क्या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा एज टू द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। यस। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बस इस चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 में, एंड दैट इज caveat emptor, which is very 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 important. So the doctrine of caveat emptor says let the buyer be aware. So caution buyer, ऐसा हमने कह दिया। जो पॉइंट कहता है कि it is not the responsibility of the seller to disclose the faults in the goods. Let the buyer be aware. Yes or no guys? Yes. But this caveat emptor is subject to certain exceptions. General rule बोलता है let the buyer be aware. उसके exceptions जो रहेंगे वहाँ पे हमने बायर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखी है, मतलब सेलर की लायबिलिटी कर दी है। सही है गलत? फर्स्ट, फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ यूज। देखो इसमें भी वही है, व्हेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। तो बायर ने बोला रे सेलर को कि क्यों मुझे ये गुड्स चाहिए, हमने रिलाई किया है सेलर के स्किल के ऊपर, गुड्स के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तब ऐसे केस में फिर भी अगर सेलर हमारी बातें नहीं सुन रहा है तो हमारी गलती नहीं है, सेलर की गलती है। मैंने कहा आई नीड अ वाटर बॉटल फॉर स्टोरिंग हॉट वाटर, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने बताया कि मेरा पर्पस क्या है। ऐसे आई एम अ टीचर, मुझे बार बार बोलने की जरूरत होती है, सो आई नीड टू कीप माई थ्रोट वार्म, सो दैट इज वाई आई नीड अ वाटर बॉटल विच कैन कीप वाटर वार्म फॉर 6 to 7 hours। पर्पस बताया। मैं बोल रही हूँ कि भैया जो आपको लग रहा है बेस्ट क्वालिटी है वही बॉटल आप मुझे देना, चाहे प्राइस ज़्यादा रहा चलेगा, बट आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, आई एम रिलाइंग ऑन स्किल। मैं पर्पस बोल रही हूँ। अब ऐसे केस में मैंने डिस्क्रिप्शन भी बताया कि मुझे कैसे गुड्स चाहिए और क्यों चाहिए, उसके बावजूद अगर सेलर मुझे मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गुड्स नहीं देता है तो मैं लायबल नहीं हूँ, वो लायबल रहेगा। तो केविएट एम्प्टर का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। यस और नो गाइज? So it will become the duty of the seller to sell such goods as are reasonably fit for the purpose that the buyer had described. Second exception, actually मैंने ये कहा भी था second exception है भी नहीं, तो इसलिए थर्ड को मैंने second कहा था। क्या लिखने? देखो ये वापस हो तो ऐसा कभी कभी। Goods sold by description. So if the goods are sold by description and if the seller does not give us the goods according to the description, buyer is not liable. Who will be liable? Seller will be liable. Goods of merchantable quality. Merchantable quality के मतलब goods usable नहीं है, they are damaged goods. अब ऐसे केस में मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी थी, it was the जिम्मेदारी, the responsibility of the seller to sell such goods which are undamaged and fit for use. अगर मैंने सैम्पल सिलेक्ट किया था और कहा था इसी के हिसाब से गुड्स दो और उसके हिसाब से वो गुड्स नहीं देता है तो गलती बायर की नहीं, गलती सेलर की। और एक लास्ट 2 पॉइंट्स है बस, सेल बाय सैम्पल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। उसके लिए मैं वापस कुछ नहीं कहने वाली हूँ। ट्रेड यूसेज,
So an implied warranty or condition as to the quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade, and if the seller deviates from that, the rule of caveat emptor is not applicable. आपको याद है मैंने ट्रेड यूसेज के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था? वो हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि यूजुअली अगर मैं एप्पल्स ऑर्डर कर रही हूँ वो एप्पल्स कच्चे होते हैं. क्यों कच्चे होते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करते करते मार्केट में आते आते वो एप्पल्स ऑटोमेटिकली राइप हो जाते हैं. अब अगर आप पके हुए एप्पल्स ही देते हो, ऑब्वियसली बात है मार्केट में आते आते वो पकेंगे नहीं, वो सड़ जाएंगे. कुछ याद आ रहा है क्या आपको एग्जाम्पल? सेलर ने जो ट्रेड यूसेज है उसको यूज नहीं किया है, वो डेविएट हुआ है मतलब वो लाइन से साइड लाइन हुआ है, तो गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है. और लास्ट है सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट. यस, हॉर्स का एग्जांपल याद आ रहा है क्या? हॉर्स के हूफ जो क्रैक्ड था उसके अंदर सीमेंट भर दे, जो रीजनेबल इंस्पेक्शन से भी मैं पता नहीं कर पाती थी. एक्टिवली कंसील, छुपाना. अब अगर मैं रीजनेबल गुड्स को इंस्पेक्ट भी कर लेती ना तो भी पता नहीं चलता कि उसने क्या कांड किया है. तो गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है. सेलर विल बी लायबल एक्सेप्शन टू caveat emptor. Yes or no, guys? So this is all about unit number 1 and unit number 2 of the Sale of Goods Act. Come on.